हमारे पास ये जो एक्मा स्क्रिप्ट है, एक्मा स्क्रिप्ट से पहले इसका नाम वैसे जावा स्क्रिप्ट ही हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो जावा स्क्रिप्ट है, ये क्या कहते हैं, जब लोगों में पॉपुलर होना शुरू हुई तो क्या कहते हैं, ये जो एक्मा नाम की एक कंपनी है, ये आगे आई और इसने कहा कि हम इसको रेगुलेट करेंगे, इसको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें भी नए नए फीचर्स आते रहें। सही है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक एक करके जो है जावास्क्रिप्ट के वर्जन उसमें नई नई चीज़ें ऐड करते गए और उसको लॉन्च करते गए। तो जो अभी तक आपने सब सीखा था वो सारा का सारा एक्मा स्क्रिप्ट 5 था, ठीक है। वो क्या था? एक्मा स्क्रिप्ट 5 या फिर ES5, ठीक है। अब जो आप करने जा रहे हो वो ES6 है। बेसिकली ES6 नहीं है, ES6 जो है वहाँ से इसकी अपडेट शुरू हुई थी, ठीक है। और ये अब जो है वो ES7 आया, फिर ES8 आया, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने ईयर के नाम देने शुरू कर दिए। ES 2018, ES 2019, ES 2020, ES 2021 और ES अभी जो है वो 2022। तो हर साल इसमें नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इसमें चेंज आया था, जो नई चीज़ें आई थी, वो आई थी ES6 में, ठीक है। इसमें बहुत सारी इन्होंने चीज़ें नई ऐड करवा दी थी। अच्छा, अब किसी भी लैंग्वेज में आप नई चीज़ें इंट्रोड्यूस तो करवा दो, लेकिन वो चलती उस वक्त तक नहीं है जब तक कि ब्राउज़र भी उसको सपोर्ट ना कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ES5 के अंदर वेरिएबल्स बनाने के लिए वार चलता था, वार का कीवर्ड हमने पढ़ा है ना, वार का कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद एक्मा स्क्रिप्ट 6 में उन्होंने लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए, ठीक है। लेट का कीवर्ड और कॉन्स्ट का कीवर्ड। अब ये लेट और कांस्टेंट मेरा ब्राउज़र तो नहीं समझता ना। इसके लिए फिर क्या होता है कि ब्राउज़र भी रेगुलरली अपडेट होता रहता है, और जैसे जैसे ब्राउज़र के अंदर अपडेट आती है वैसे वैसे उसमें नई जो हमारी एक्मा स्क्रिप्ट के वर्जन्स हैं उनकी सपोर्ट आती रहती है। सही है। अच्छा, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपकी कोशिश होती है कि आपका जो भी काम है वो सबसे ज़्यादा यूज़र्स के पास चल सके। यहाँ तो ऐसे भी कुछ यूज़र्स हैं जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे फिर जो है वो लोगों को आता था प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे CSS है, CSS के अंदर नए फीचर्स आते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं चलता था, ठीक है। CSS 3 मेरे ख्याल से अभी भी शायद नहीं चलती। अब तो खैर इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर किसी ने डेवलपर्स का खून चूसा है ना तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इससे ज़्यादा किसी ने नहीं तंग किया, ठीक है। क्योंकि जब इंटरनेट एक्सप्लोरर उन्होंने उस टाइम पे बनाया था, उस टाइम वो उन्होंने उसमें अपडेट का ऑप्शन नहीं रखा था, ठीक है। वो समझ रहे थे हमने कोई महान चीज़ बना दी है, अब इससे कोई ऊपर की चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो जो हमारे आजकल के ब्राउज़र्स हैं, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, और ओपेरा वगैरह, इस तरह के जितने भी ब्राउज़र्स हैं, ये अब रेगुलरली इनमें अपडेट्स आ रही होती हैं और ये जो है वो अपडेट हो रहे होते हैं। तो इसमें अब वो वाले चांसेस जो हैं वो बहुत कम रह गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग सेफ साइड के तौर पे अभी भी एक्मा स्क्रिप्ट 5 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्मा स्क्रिप्ट 6 जो है वो बेसिकली है आपके ही फ़ायदे के लिए, ठीक है। अब लोगों ने, अब यहाँ पे भी लोगों को प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई कि यार जिसने एक बार एक्मा स्क्रिप्ट पे 6 पे काम कर लिया ना, उसको फिर एक्मा स्क्रिप्ट 5 पे काम करने में मज़ा नहीं आता दोबारा। तो वो कह रहा है यार मैं क्यों दोबारा एक्मा स्क्रिप्ट 5 के ऊपर काम करूँ, एक्मा स्क्रिप्ट 6 जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो उसके लिए फिर क्या हुआ, उसके लिए फिर जो है वो लोगों ने क्या कहते हैं, जब एक्मा स्क्रिप्ट 6 आई थी उसी टाइम पे, क्योंकि शुरू शुरू में तो ब्राउज़र्स की सपोर्ट नहीं थी, तो लोगों ने टूल्स बनाए थे, कंपाइलिंग टूल, ठीक है। वो क्या करता था बेसिकली, इस तरह के जो टूल्स थे वो आपकी एक्मा स्क्रिप्ट 6 को ही कंपाइल करके एक्मा स्क्रिप्ट 5 बना देता था। आप कोडिंग करते थे एक्मा स्क्रिप्ट 6 में और ब्राउज़र पे चलती थी एक्मा स्क्रिप्ट 5, ठीक है। तो आपको जो मज़ा है वो भी आ रहा है क्योंकि आप एक्मा स्क्रिप्ट 6 में कोडिंग कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ों की आसानियाँ मिल गई। वो काम जो एक्मा स्क्रिप्ट 5 में 10 लाइन में होता था, एक्मा स्क्रिप्ट 6 में वो काम 3 लाइन में हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कंपाइल करके वो भी क्या करेगा, वो एक्मा स्क्रिप्ट 5 ही बना देता था। बेबिल का नाम सुना है किसी ने? बेबिल, BABEL, बेबिल। बेबिल एक लाइब्रेरी है जो कि इसी काम के लिए है, इसी तरह का एक टूल है, ठीक है। वो यही करती है कि वो उसमें आप टारगेट बताओ अपना, ठीक है। और इसी तरीके से फिर इसी चीज़ के लिए टाइप स्क्रिप्ट भी आई थी। टाइप स्क्रिप्ट का नाम सुना होगा सबने, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो एक्मा स्क्रिप्ट से भी
और एक आगे की चीज़ है, ठीक है। इंशाल्लाह हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के बाद टाइपस्क्रिप्ट भी करेंगे। तो ECMAScript जो टाइपस्क्रिप्ट थी उसने भी यही कहा कि उसने भी अपना एक कंपाइलर इंट्रोड्यूस करवाया कि आप जब टाइपस्क्रिप्ट पे काम करोगे तो वो आपको काम बहुत आसानी से करने देगी, और बाद में इन दी एंड वो क्या करेगी, वो भी वही ECMAScript 5 ही बना देगी, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ECMAScript 5 के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ECMAScript 6 जो है वो क्या कहते हैं, काम उस पर आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि आपके एंड से जितना भी काम हो रहा होगा वो अब ECMAScript 6 पे ही हो रहा होगा, ठीक है। अब ECMAScript 5 वाले उस पर काम तकरीबन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब ज़्यादातर लोग काम जो है वो या तो क्या कहते हैं ECMAScript 6 पे कर रहे होते हैं या फिर टाइपस्क्रिप्ट पे कर रहे होते हैं। अच्छा, ECMAScript 6 जो है उसको अगर आपने देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल सी वेबसाइट है ES6features.org, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। बेसिकली कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो चेंज ना हो सके, जो बदले ना, हमेशा कांस्टेंट रहे, कहते हैं ना, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे इसलिए बन दिया गया आप लोगों को कि बाज़ औक़ात आपके पास इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो आप नहीं चाहते कि वो चेंज हो कहीं पे भी, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि आप नहीं चाहते कि गलती से ख़ुद आप भी उसको चेंज कर सको, ठीक है, उसकी वैल्यू कभी भी उसके अंदर रीअसाइन ना हो सके, ठीक है। अगर एक बार जो आपने वैल्यू उसमें असाइन कर दी बस वही रहेगी, अब इसमें दोबारा अगर आप वैल्यू असाइन करने के लिए जाओगे तो फिर एरर आए आपके पास, सही है। जैसे कि इन्होंने अभी यहाँ पे बताई पाई की वैल्यू, कांस्टेंट पाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी एक बार जो आपने डाल दी, ठीक है। अब अगर आपके पास किसी प्रोजेक्ट के अंदर पाई की वैल्यू से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, तो आप कभी भी चाहोगे कि किसी फंक्शन के अंदर या कहीं पे भी आपने पाई के वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर दो, आप कभी भी नहीं चाहोगे ऐसा, ठीक है। आपने इस वैल्यू को हमेशा क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इस वजह से फिर आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, कांस्टेंट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे चल के अभी देखेंगे, इसमें फंक्शंस आते हैं, ऐसे फंक्शंस जो कि हम वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने अपनी ECMAScript 5 में भी देखा था कि हम फंक्शंस बना रहे थे ऐसे जो कि हम स्टोर कर रहे थे वेरिएबल्स के अंदर। तो वो वाले जो फंक्शंस हैं वो भी हम हमेशा कांस्टेंट के अंदर रखते हैं ताकि वो कभी भी चेंज ना हो सके, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फंक्शन ही रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन कहाँ रखा हुआ था, वेरिएबल में रखा हुआ था ना। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल ये आपका ECMAScript 6 है जो जिसमें आप सिंपली कांस्टेंट का कीवर्ड लिखो, जैसे आप वेरिएबल का कीवर्ड रखते थे, बाकी सब सेम है, ठीक है। और आप उसमें कोई भी वेरिएबल रख दो तो आपकी वैल्यू रहेगी, बस आप उसमें जब भी रीअसाइन करना चाहोगे पाई इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, तो वहाँ पे आपके पास एरर आएगा, सही है ना। यहाँ तक तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आती है स्कोपिंग्स। अब ये वाली जो चीज़ थी हमारे पास, ये हमारे पास वेरिएबल्स में नहीं थी। यहाँ पे स्कोप्स किस तरह से बनाए गए, यहाँ पे स्कोप बनाया गया है कि भाई आप वार की जगह लेट करके वेरिएबल बनाओ, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप वार की जगह वेरिएबल को बनाओ लेट करके। हमने कहा फ़ायदा क्या होगा, वह कहा फ़ायदा ये होगा कि पहले आपके पास सिर्फ फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल्स होते थे ना वो लोकल होते थे, बाकी सारे के सारे ग्लोबल होते थे। यहाँ पे आप किसी भी करली ब्रैकेट के अंदर अगर आप लेट से वेरिएबल बना रहे हो तो वो लोकल होगा और सिर्फ उस करली ब्रैकेट के अंदर तक की हद तक ही रहेगा, चाहे वो करली ब्रैकेट फंक्शन का हो, चाहे वो करली ब्रैकेट फॉर लूप का हो, चाहे वो करली ब्रैकेट इफ़ का हो या एल्स का हो, सिर्फ उस करली ब्रैकेट तक के ही उसकी वैल्यू रहेगी, उसके बाद ख़त्म। तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई ना। मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त वेरिएबल्स ग्लोबल और लोकल पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि कौन से वेरिएबल्स ज़्यादा बेहतर होते हैं, कौन से बेहतर होते हैं, लोकल वेरिएबल्स। क्यों लोकल वेरिएबल्स बेहतर होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम तक के लिए मेमोरी में रहते हैं जब तक कि आपको उनकी ज़रूरत है, उसके बाद वो फिर मेमोरी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लोकल वेरिएबल्स को एक और हद तक आगे ले गया, ठीक है। इन्होंने कहा कि अब जो है वो आप फंक्शंस के मोहताज नहीं हो लोकल वेरिएबल्स बनाने के लिए। अब आप किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर आप लेट से बनाते हो कोई भी वेरिएबल तो फिर वो क्या होगा,
लोकल। लेकिन अगर आप कर्ली ब्रैकेट के बाहर बना रहे हो लेट से वेरिएबल, तो वो क्या होगा, वो फिर ग्लोबल होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वेरिएबल्स पढ़ाते वक्त मैंने आप लोगों को एक चीज़ और पढ़ाई थी कि वेरिएबल्स के अंदर और फंक्शंस के अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फिनोमेना होता है जिसके अंदर हमारे वेरिएबल जो हैं वो पहले ही डिक्लेयर हो जाते हैं। क्या कहते हैं उसको? होस्टिंग। और फंक्शंस भी पहले ही डिक्लेयर हो जाते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन नहीं होती लेकिन वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके होते हैं, है ना? उसको क्या कहते हैं हम? होस्टिंग। अच्छा, होस्टिंग वाला जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स बड़ी आती थी, कन्फ्यूजन बहुत होती थी, है ना? तो इन्होंने क्या कहा, ECMAScript स्क्रिप्ट 6 के अंदर इन्होंने कहा कि अगर आप लेट के कीवर्ड से जो है वो काम कर रहे हो तो अब आपका होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म। अब कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप लेट करके जो है ना क्या कहते हैं नीचे रख लो और ऊपर x इक्वल्स टू करके बता दो, तो वो नहीं चलेगा आपके पास। कैसे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे मैं करूँ x इज़ इक्वल्स टू 5 और मैं नीचे डिफ़ाइन कर रहा हूँ वेरिएबल x, यहाँ पे अगर मैं console डॉट लॉग करूँ x की वैल्यू तो क्या आएगी मेरे पास, 5 आ जाएगी ना? ठीक है भाई, 5 आ गई। लेकिन अगर अब यही काम मैं कर लेता हूँ वार की जगह लेट से, अब क्या होगा? ठीक है, वो कहेगा कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, एक्स की इनिशियलाइजेशन अभी हुई ही नहीं है, आप उसको एक्सेस अभी कर नहीं सकते। तो वो जो होस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट था हमारे पास वार के कीवर्ड के साथ, वो लेट में ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, आप कहीं पे भी पढ़ लोगे ना, वो आपको शायद ये बोल के ही निकल जाए कि भाई वो ECMAScript 5 के अंदर वार होते थे, इन्होंने वार हटा के लेट और कॉन्स्ट लिया है, ये बोलेंगे और आगे निकल जाएंगे कि आप लेट और कांस्टेंट पे काम करें। लेट में और वार में क्या फ़र्क है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दो फ़र्क बताए, वार में और लेट में। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला तो है स्कोप्स का। ठीक है, कि वेरिएबल जो है अगर आप बना रहे होते हो तो वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही लोकल बनेगा, बाकी हर जगह पे ग्लोबल होगा। लेकिन अगर आप लेट से बना रहे हो तो किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो होगा तो फिर वो लोकल स्कोप में होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा फ़र्क होस्टिंग का। सही है भाई, क्लियर है? अच्छा, जब हमारे पास ECMAScript 5 होती थी ना, पता है उस टाइम पे लोग क्या काम करते थे? लोगों को ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं बनाने होते थे, तो उस टाइम पे वो ये काम करते थे कि एक फंक्शन बनाते थे इस तरह से, और बजाय इसके कि अपनी पूरी यहाँ पे काम करें, यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाएं, वो प्रेफर करते थे कि अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को इस फंक्शन के अंदर रखें। इसकी वजह वजह यह है कि पहले अगर जब ये आपके पास नहीं था, उस टाइम पे अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल कौन सा वेरिएबल बनता? ग्लोबल। लेकिन अब अगर आपने एक ग्लोबल फंक्शन बना दिया, एक बड़ा फंक्शन बना दिया और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपकी उस फंक्शन के अंदर चली गई है, अब अगर यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल कौन सा बन रहा है? लोकल। ठीक है, तो इस तरह का काम लोग पहले किया करते थे। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन बेसिकली करता कुछ भी नहीं है, ये फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही रन हो जाएगा। ठीक है, जैसी ही स्क्रिप्ट लोड होगी फंक्शन बनेगा भी और ख़ुद ही लोड हो जाएगा। बस फंक्शन की वजह से हमें फ़ायदा क्या हो जाएगा कि हमारी सारी की सारी स्क्रिप्ट क्योंकि फंक्शन के अंदर थी, इस वजह से सब कुछ लोकल ही रहेगा। सही है? अच्छा, अब ECMAScript 6 वाले कहते हैं कि भाई ये वाला तरीका हो गया पुराना। ठीक है, अब आप सिंपली एक कोई भी कर्ली ब्रैकेट ले लो, इसके अंदर पूरी स्क्रिप्ट लिख दो। ठीक है, क्योंकि लेट के थ्रू अगर आपने काम करना है तो कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं उसके अंदर तो हर लेट का जो स्कोप होगा वो क्या होगा? लोकल। ठीक है, तो इतना बड़ा अब आपको फंक्शन बनाने की और राउंड ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कर्ली ब्रैकेट लगाओ और काम कर लो अपना। सही है भाई? अब इसी के अंदर आप
फंक्शंस भी बना सकते हो, कांस्टेंट, लेट, जो आप चाहो सारी की सारी स्क्रिप्ट आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख सकते हो। अब हमारे पास आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत मज़े की चीज़। इस चीज़ को हम कहते हैं एरो फंक्शंस। क्या कहते हैं? एरो फंक्शंस। ठीक है, बेसिकली काम इनका भी फंक्शंस वाला ही है, लेकिन ये आपकी जो टाइपिंग है उसको कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी नॉर्मल फंक्शन बनाना होगा तो मैं बनाऊंगा फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को फिर मुझे कोई नाम भी देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल वर्क समथिंग। ठीक है, फिर इस फंक्शन के अंदर मैं कोई भी काम करूंगा अपना, फॉर एग्जांपल इस फंक्शन का काम है console डॉट लॉग करना कि आई एम वर्किंग। ठीक है, अब एक्मा स्क्रिप्ट 6 ने कहा कि हम और इससे इसको सिंपल करते हैं। सिंपल कैसे करते हैं? सिंपल करेंगे हम इसको एरो ब्रैकेट्स, एरो फंक्शंस के थ्रू। उसने कहा कि आपको फंक्शन बनाना है, आप ऐसे बना लो, एक कांस्टेंट ले लो। ठीक है, उसको कोई भी नाम दे दो जिस नाम से आपने फंक्शन को कॉल करवाना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक राउंड ब्रैकेट, फिर आपके पास बनेगा एरो, कैसे? इक्वल्स टू और फिर ग्रेटर देन करके, और फिर यहाँ पे आप लगाओ कर्ली ब्रैकेट, और ये console डॉट लॉग आई एम वर्किंग जो है वो आप रख दो यहाँ पे। इसको मैं कर देता हूँ वर्क 1 और इसको मैं कर देता हूँ वर्क 2। मैं दोनों को कॉल करा लेता हूँ, वर्क 1 को भी मैं इसी तरीके से कॉल करवाऊँगा और वर्क 2 को भी। देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। सही है, कोई फ़र्क नहीं दोनों में। सही है, यहाँ पे काम जो है वो आपका ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे काम कम है। अब इसके और भी फ़ायदे हैं जो अभी हम और आगे चल के देखते हैं। ठीक है, आप ये सबसे लंबा वर्जन है एरो फंक्शंस का। ठीक है, अभी हम इसको और छोटा भी कर सकते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको चाहिए है एक पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर्स के लिए हमारे पास दोनों जगह पे राउंड ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है ना तो आप राउंड ब्रैकेट भी हटा दो। आप फॉर एग्जांपल सिर्फ ए के नाम से आपके पास अगर कोई पैरामीटर है, आप राउंड ब्रैकेट भी हटा दो, सिर्फ उस पैरामीटर का नाम रख दो, अगर एक ही पैरामीटर है तो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ए, और ए की फॉर एग्जांपल मैं कोई वैल्यू भी भेज देता हूँ यहाँ पे 5। सही है। अच्छा, ये कहता है कि अगर आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो फिर आप राउंड ब्रैकेट लगाओगे और फिर आप कॉमा करके वैल्यूज़ दोगे जैसे कि आप नॉर्मली देते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास एक पैरामीटर है तब भी आपके पास आपको राउंड ब्रैकेट देना ही है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक और काम करते हैं। ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो वर्क 1 है इसके अंदर आपको आपके पास वैल्यूज़ हैं ए और बी की, और आपको रिटर्न करवाना है ए प्लस बी, तो आप क्या करोगे? रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या करता है? ये कहता है कि अगर आपने कोई रिटर्न करवाना है, ठीक है, तो रिटर्न अगर आपका एक ही लाइन में है जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यानी आपने कोई और ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम इस फंक्शन के अंदर नहीं करना, आपने सिंपली रिटर्न ही करवाना है कुछ ना कुछ करके। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? आप ये पूरा का पूरा हटा दो, आप सिंपली यहाँ पे लिख दो ए प्लस बी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिटर्न हो जाएगा क्योंकि आपने उसको एरो फंक्शन के फ़ौरन बाद लिख दिया है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला जो काम था इसको छोटा करके इसने इतना सा कर दिया। तो मैं वर्ड 2 को फॉर एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे 5 और 5।
ठीक है भाई, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ है, एरे के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मैप। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है, जैसे कि इनके पास एक एरे है इवेंट्स के नाम से, इसको कांस्टेंट बनाते हैं। ठीक है, अब मैप का फंक्शन क्या करता है, मैप आप किसी भी एरे के ऊपर चलाओ तो उसमें आपने क्या कहते हैं जो भी काम किया हो वो उस एरे की हालत को तब्दील करता है उस हिसाब से। ठीक है, कैसे बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास इवेंट्स है, तो इसी के ऊपर अगर आप डॉट मैप चलाओगे तो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा एक फंक्शन। इस फंक्शन के हर पैरामीटर में आपको एक एक करके जो वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स पे, फिर 3 इंडेक्स पे, वो आपको एक एक करके मिलती रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको आपने ले लिया वैल्यू करके। अगर मैं यहाँ पे अभी console डॉट लॉग ही चला दूँ वैल करके, तो मेरे पास पता है क्या प्रिंट होगा, 2468। ठीक है, लेकिन मैप का काम प्रिंट करवाना नहीं है। मैप कहता है कि जो भी आपको वैल्यू मिल रही है उसकी बिहाफ पे जो भी आपने कैलकुलेशन करवानी है वो करो और रिटर्न कर दो। जो कुछ भी आप रिटर्न करोगे वो मैं उसी इंडेक्स के ऊपर सेट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूँ इसको वैल्यू +1 रिटर्न करवा दो, यहाँ पे मैं कहता हूँ रिटर्न वैल +1, तो जब मैं बाद में यहाँ पे ये वाला काम करने के बाद console डॉट लॉग करूँगा इवेंट्स को, तो इवेंट्स में पता है क्या रखा हुआ होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो कांस्टेंट के अंदर एक बात समझ लो कि कांस्टेंट हो आपके पास, ठीक है, अगर आपने कोई भी कांस्टेंट जो है वो किसी भी नॉन प्रिमिटिव वैल्यू के लिए यूज़ किया है, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव पता है ना, मैंने समझाया था आप लोगों को प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़ याद हैं। तो किसी भी नॉन प्रिमिटिव वैल्यू के लिए अगर आपने कांस्टेंट यूज़ किया है तो इसका मतलब ये है कि अब पूरा एरे हटा के कोई नया एरे आप वहाँ पे नहीं रख सकते, लेकिन एरे के अंदर आप तब्दीलियाँ कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करवाना ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उस एरे के अंदर पुश भी चलेगा, स्लाइस भी चलेगा, स्प्लाइस भी चलेगा, सब कुछ चलेगा अगर आपने कांस्टेंट में रखा हुआ है तो। ठीक है, एरे के अंदर तब्दीलियाँ होंगी लेकिन वो पूरा का पूरा एरे तब्दील नहीं हो सकता, पूरा का पूरा एरे रिप्लेस नहीं हो सकता। सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने वैल+1 करवा के उसको रिटर्न करवा दिया था, ये मैप चल क्यों नहीं रहा। जो मैप की जो वैल्यू है ना वो आपको रिटर्न कर देती है यहीं पे ही। ठीक है, अगर मुझे इसका सारा का सारा जो आउटपुट था वो मुझे चाहिए था, तो मैं उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाता किसी वेरिएबल के अंदर, वो तो मैंने किया ही नहीं। वो तो मैंने डायरेक्टली इसी को अंदर रखा और इसी के अंदर से चेक कर लिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वार या फिर फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट करूँगा ऑड इक्वल्स टू, और अब क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा। ठीक है, जब आप मैप कर रहे होते हो तो बेसिकली मैप जो है वो एक्चुअल जो ओरिजिनल एरे होता है वहाँ पे चेंज नहीं कर रहा होता, वो अपने पास चेंजेस करता है और चेंजेस करके बना के आपको ला के देता है कि आप उसको कहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हो, फिर आप उसको वहाँ पे स्टोर कर दो। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या होगा तो, अच्छा यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 भी कर देता हूँ उसको, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं मेरी +1 की जगह कर रहा हूँ यहाँ पे -1, अब क्या हो जाएगा 13579। ये वाला फंक्शन हमने एक बनाया इवेंट्स को ऑड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब यही काम फॉर एग्जांपल अगर हमें करना पड़ता एरो फंक्शंस के थ्रू तो क्या करना पड़ता, देखो इतना हिस्सा तो सेम वैसे ही का वैसे ही रहता है ना, ये तो ऐसे ही रहता ना। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या होता, फंक्शन बनाने का तरीका। फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का कीवर्ड तो हम लिखते नहीं अब। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर कितना है फंक्शन को जो हमने देने हैं, एक ही देना है ना, उसका नाम क्या है वैल। वैल लिखेंगे, आगे क्या लगाएंगे, एरो ब्रैकेट। ठीक है, अब करली ब्रैकेट्स लगाऊं,
क्योंकि हमने सिर्फ एक ही लाइन में रिटर्न करना है। आगे लिख सकते हैं ना वैल -1 बन गया हमारे पास मैप फंक्शन। अच्छा, जिस तरीके से हमारे पास ये मैप का फंक्शन होता है बिल्कुल उसी तरीके से फ़िल्टर का फंक्शन भी होता है। देखो, मैप में हमने क्या किया, हमने किसी भी एरे के अंदर क्या कहते हैं, हर इंडेक्स को चेक किया, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाई और उस ब्याह पे उसको चेंज किया। ठीक है। फ़िल्टर में हम क्या करेंगे, फ़िल्टर में हम ये सोचते हैं कि हमने इस एलिमेंट को इस एरे के अंदर रखना है या नहीं रखना, हटा देना है। ठीक है। और हर उसके ऊपर कुछ ना कुछ लॉजिक चल रही होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो ये सब मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट। ठीक है। अब इसमें मेरे पास वैसे देखा जाए तो सारे के सारे मेरे पास इवन नंबर हैं, लेकिन दो जो है वो ऑड आ गए हैं। ठीक है। अब मैं इसमें से फ़िल्टर करवाना चाह रहा हूँ कि वो जो ऑड नंबर हैं वो मैं निकाल दूँ, सिर्फ इवन ही यहाँ पे रहने दूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊँगा नंबर्स डॉट फिल्टर। अच्छा, फ़िल्टर अब यहाँ पे हम जो है वो पुराना वाला तरीका यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अब एरो ब्रैकेट वाला ही तरीका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ही पैरामीटर है यहाँ पे भी वैल्यू का, वो ले लेंगे इससे, एरो ब्रैकेट लगाएंगे। और अब चेक करवाना है कि हमारे पास जो नंबर अभी है वैल्यू के अंदर वो इवन है या ऑड है। कैसे पता करवा सकता हूँ, वेल टू ट्रिपल इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा इस पूरे लाइन का, ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जांपल अभी ये चल रहा है यहाँ पे 1 पे, क्या आएगा इसका आंसर, फॉल्स। और जब ये 2 पे आ जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। इसका मतलब ये है कि फ़िल्टर को हमेशा रिटर्न करवाना पड़ता है ट्रू या फिर फॉल्स। अगर आपने किसी भी इंडेक्स के ऊपर जहाँ पे वो चल रहा था उस टाइम पे अगर आपने उसको रिटर्न करवाया है ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि वो वाला एलिमेंट रहेगा। और जिस एलिमेंट पे भी वो चल रहा था उस टाइम पे आपने उसको रिटर्न करवा दिया फॉल्स, तो इसका मतलब ये है कि वो वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि हमारे पास, पहले तो इसको सेव करवा लेते कहीं पे, कांस्टेंट, वापस इवेंट्स कर देते हैं इसको और इसको कंसोल करवा लेते हैं। ठीक है भाई, 2 4 6 8 10 हमारे पास जो ऑड वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी मिट गई। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास काम करते हैं मैप और फ़िल्टर। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने फिर अभी आप सामने आ गई तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। ये एरे जब भी आप काम कर रहोगे एरे पे, अक्सर आपको फ़िल्टर पे और मैप के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। एक यहाँ पे ये वाली लाइन सबको समझ में आ रही है, यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने कहा है पेयर्स इक्वल्स टू इवेंट्स डॉट मैप। उसमें वैल्यू इन्होंने ले ली वी के नाम से, और हर बार क्या रिटर्न करवाया, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में इवन की भी है और ऑड की भी है। हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा जिसमें इवन भी होगी और ऑड भी होगी। अच्छा, फॉर ईच तो हमने पढ़ा था ना, फॉर ईच पढ़ा था। देखो, फॉर ईच जो है वो बिल्कुल एरे की तरह ही काम कर रहा होता है। ठीक है। फॉर ईच का मतलब ये है कि ये हर किसी के लिए चलाओ। ठीक है। तो वो क्या करेगा, हर इंडेक्स के ऊपर एक फंक्शन चलाएगा। ठीक है। भले से आप वहाँ पे कोई रिटर्न करवाओ या ना करवाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप लूप चलाते हो एरे के ऊपर, वैसे ही फॉर ईच है, बस वो फंक्शन चला रहा होगा हर उसके ऊपर। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं, मेरे पास इवेंट्स हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इवेंट्स डॉट फॉर ईच एक वैल्यू में ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ वैल्यू का।
ठीक है, लूप की तरह ही काम कर रहा होता है ये बस। आप चाहो तो इसमें नॉर्मल वाला फंक्शन रखो, ये वाला, आप चाहो तो इसमें एरो फंक्शन रखो। अच्छा, ये दिस का कीवर्ड एक है यहाँ पे जो कि एरो ब्रैकेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आगे चल के फिर आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी ये फिर ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि यहाँ पे आपको ये कहता है कि आप किसी भी पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू पता है क्या होती है? अगर उस पैरामीटर के अंदर अगर आपने अनडिफाइंड भेज दिया है, ठीक है, कहीं से भी कॉल हो रहा है, वहाँ पे उस पैरामीटर की वैल्यू नहीं गई है, तो फिर वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो इन्होंने वाई की भी वैल्यू बता दी है, क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के ज़रिए, और जेड की भी बता दी है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर y और z की वैल्यू मैं ना भेजूं तो फिर आप क्या करोगे, y की वैल्यू आप कंसिडर कर लोगे 7 और z की वैल्यू कंसिडर कर लोगे 42, ठीक है। रिटर्न क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंक्शन f को कॉल किया, जो f इन्होंने यहाँ पे बनाया था उसको 1 पास किया, तो y और z की वैल्यू क्योंकि इन्होंने नहीं भेजी थी, ठीक है, तो क्या हो गया, y की वैल्यू क्या हो गई, 7, 1 प्लस 7 8, 8, और z की वैल्यू हो गई 42, 8 प्लस 42 50। तो यहाँ पे ये इसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, F1 ट्रिपल इक्वल्स टू 50, ठीक है। जब एक्मा स्क्रिप्ट 6 नहीं थी तब आपको क्या करना पड़ता था, आपको इफ एल्स लगाना पड़ता था। इफ़ y ट्रिपल इक्वल्स टू अनडिफाइंड y इक्वल्स टू 7, इफ़ z ट्रिपल इक्वल्स टू अनडिफाइंड z इक्वल्स टू 42। यहाँ पे आप सिंपली डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स इस तरीके से पास कर सकते हो। अच्छा जी, अब हमारे पास आ रहा है रेस्ट पैरामीटर। एक फंक्शन बनाया इन्होंने f नाम का, जिसमें x, y और उसके बाद फिर हम इन्होंने एक रेस्ट पैरामीटर बनाया a का, सही है। अच्छा, रेस्ट पैरामीटर जो है वो किस लिए काम में आता है? फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन ऐसा है कि जिसमें आपको एक्चुअल जो है ना, क्या कहते हैं, पैरामीटर्स की तादाद ही नहीं पता कि कितने मैं भेजूँगा। यानी जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होगे उस टाइम पे हो सकता है आप 3 भेज दो, 4 भेज दो, 5 भेज दो, ठीक है, इससे ज़्यादा भी भेज सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आपने इसको बता दिया कि भाई एक्स वाई तो मैं भेजूँगा ही भेजूँगा, उसके बाद जो है वो फिर रेस्ट पैरामीटर्स है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपने यहाँ से एक्स वाई की जगह पे आपने जब इसको कॉल किया आपने भेजा 1 2 कहाँ चला गया, एक्स और वाई में, और ये हेलो ट्रू और 7 कहाँ आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा एरे के तौर पे। यानी ए जो है वो क्या बना हुआ होगा, एरे बना हुआ होगा, और ये तीनों उस एरे के अंदर रखे हुए होंगे। अब अगर आप चाहो तो ए को एज एन एरे, जैसे भी आपने उसमें से वैल्यू निकालते हैं एरे के अंदर से, आप वैसे एरे में से वैल्यू निकाल के उसको यूज़ कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है यहाँ पे, एफ़ की जगह मेरे पास फंक्शन है ऐड का, ठीक है। अब मुझे एक्स प्लस वाई तो करना ही है, लेकिन जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं सबको प्लस करना है और फिर रिटर्न करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरे पास ये जो ए की वैल्यू है इसमें से सारी वैल्यूज़ को निकाल के एक जगह पे ऐड कर लूँगा, ठीक है। अब इसको ऐड करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लेट बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ आंसर। फॉर अभी इसको मैं रख रहा हूँ 0, और यहाँ ए के ऊपर मैं क्या चला देता हूँ, फॉर ईच। फॉर ईच में मुझे क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और हर बार मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यू मेरे पास आई उसको मैं क्या करूँगा, आंसर में ऐड करवा दूँगा। आंसर प्लस इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। और रिटर्न में क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई प्लस आंसर, ठीक है।
तो अब मैंने ऐसा फंक्शन बना लिया है कि अब आप उसको जितने भी पैरामीटर्स दे दो वो क्या करेगा, सबको ऐड कर लेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 2 रखा है, 7 रख दिया आगे, फिर मैं इसमें 10 रख देता हूँ, फिर 50 रख देता हूँ। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा इसका, 70 आंसर आना चाहिए ना। अच्छा, इसको कहीं पे कंसोल नहीं करवाया तो कंसोल करवा लेते हैं। ठीक है भाई, रेस्ट पैरामीटर्स आप जितने भी पैरामीटर्स देते हो, ठीक है, जो कि आपके डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, उनके बाद से सारी की सारी वैल्यूज़ को उठाता है और एरे में रख के आपको दे देता है। सही है। अब हमारे पास आ रहा है स्प्रेड ऑपरेटर्स। ये बहुत मज़े की चीज़ है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ भी। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ एक हमारे पास एरो फंक्शन है, लेट कांस्टेंट है, और फिर ये हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर्स। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर्स में भी शुरू में 3 डॉट लगते हैं और रेस्ट पैरामीटर्स में भी शुरू में 3 डॉट लगते हैं, लेकिन आप फ़र्क कैसे करोगे, पैरामीटर आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि वो फंक्शन पे लगा हुआ होगा एज ए पैरामीटर, तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है, वो रेस्ट पैरामीटर है। और ये जो आपके पास एरे और ऑब्जेक्ट्स में लगे हुए होंगे आपको अक्सर, तो वो आप समझ जाओगे कि वो क्या है, आपके पास स्प्रेड ऑपरेटर्स। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने पहले एक एरे बनाया पैरामीटर्स के नाम से या पैराम्स के नाम से। ठीक है, उसमें इन्होंने रखी 3 वैल्यू, हेलो, ट्रू, 7। सही है भाई। उसके बाद फिर इन्होंने कहा 1 2, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि इनके पास ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इस एरे में आ जाएं, जो वैल्यूज़ उस एरे में थी वो इस एरे में आ जाएं। अब फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होगे कि सर इन्होंने ऐसे क्यों नहीं कर दिया। अगर ऐसे करते तो अभी हम कंसोल के अंदर चेक करते हैं। ठीक है, 1 2 और उसके बाद इसने पूरा का पूरा एरे उठा के रख दिया। अब ये कहता है कि भाई मैं ऐसे थोड़ी चाह रहा था, मैं तो चाह रहा था कि ये हेलो जो है वो इसके सेकंड इंडेक्स पे आए, ट्रू जो है वो इसके थर्ड इंडेक्स पे आ जाए, और 7 जो है वो इसके फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाए, फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, तो हम कहते हैं, कहेंगे उसको कि ठीक है फिर आप इसके लिए आप यूज़ कर लें स्प्रेड ऑपरेटर्स। ये क्या करेगा, एरे की वैल्यूज़ को एक एक करके रखेगा, बजाय इसके कि पूरा एरे रखने के, ये क्या करेगा, एक एक करके वैल्यूज़ रखेगा। अब अगर हम देखें तो फिर ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ जैसे हम चाह रहे थे वैसे आ गए। ठीक है, बिल्कुल यही काम सेम इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी कर सकते हो। अच्छा, इन्होंने और भी 2 3 आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक आपके पास स्ट्रिंग थी। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को अगर ब्रेक करना है एरे के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एरे नहीं है यहाँ पे, स्ट्रिंग है। ठीक है, आपने स्ट्रिंग उसको ब्रेक करके एरे के अंदर रखना है, तो आप क्या करोगे, एरे का आपने ब्रैकेट लिया और फिर डॉट 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 लगा दिया किसके, आपके स्प्रेड ऑपरेटर के, और उसके बाद फिर str लगा दिया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सोचो कि अगर मैं एरे वाला ब्रैकेट यहाँ पे ना लगाऊँ फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ये एरे वाला ब्रैकेट नहीं लगाता फिर क्या होगा। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि वैल्यूज़ स्प्रेड ऑपरेटर लगाने से क्या होता है, वैल्यूज़ सारी की सारी ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, अब वो जो ब्रेक हुई हुई वैल्यूज़ हैं वो आप एरे के अलावा और कहीं रख नहीं सकते ना। ठीक है, क्योंकि वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, इस वजह से फिर आपको रखना पड़ता है उसको एरे के अंदर।